वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपको एक ऐसी मुतासिर शख्सियत से मिलवाएंगे जो ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं बल्कि आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीली, पायदार तरक्की और कारोबारी दुनिया में भी अपनी खिदमात पेश कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अलीज़ा अयाज की, जो दुनिया की सबसे कम उम्र यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर हैं और एक बैनुल-अक़वामी माहौलियाती सरगर्म रुकन भी हैं, बिजनेस और पायदार तरक्की की मुशीर भी हैं। अलीज़ा अयाज ने UCL लंदन यूनिवर्सिटी क्लाइमेट एक्शन सोसाइटी कायम की, जिसने बरतानिया भर में नौजवानों को माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बेदारी पैदा की। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा वो कई आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रही हैं इस वक्त। बिल्कुल, अलीज़े हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अलीज़े, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सुबह की सोच। सबसे पहले तो हमें बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल तो यही करूंगा कि यूनाइटेड नेशंस की गुडविल एम्बेसडर, ये सफ़र कैसा रहा, कैसे तय किया, किस तरह से इस मुकाम तक पहुंची हैं, कौन कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। आई थिंक अक़वाम मुत्तहिदा की गुडविल एम्बेसडर बनना मेरे लिए आसान सफ़र नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज वो शुकूक व शुबाहत थे जिनके सामने नौजवान को अक्सर क़यादत के किरदार में करना पड़ता है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, वहाँ पे मैंने क्लाइमेट एक्शन सोसाइटी, जिसे हम कैस कहते हैं, वो कायम की। तो बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया कि एक तालिबे इल्म की क़यादत में चलने वाला मंसूबा वाकई आलमी सतह पर असर डाल सकता है कि नहीं। इसके साथ मुझे अपनी तालीम, अपनी पर्सनल ज़िम्मेदारियों और एक्टिविज़म के जज्बे को बैलेंस करना भी सीखा, जो कि एक मुश्किल काम था। मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म्स तक रसाई के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी ताकि नौजवानों की आवाज़ को संजीदगी से लिया जाए। मुझे मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ी कि जिसके ज़रिए हम नौजवान की जो पैशन है उसी तब्दीली की तरफ लेके आएँ। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को इनाक़त की, बैनुल-अक़वामी जो तंजीमों के साथ मैंने शराकत दारी की और पॉलिसी एडवोकेसी पे मैंने बहुत कुछ सीखा खुद ही। तो ये सब मैंने इन शुकूक को जवाब देने के लिए किया। ये चैलेंजेस मुझे मजबूती और इस्तेक़ामत पे सिखाने वाले साबित हुए और आज मैं फ़ख्र से नौजवानों की नुमाइंदगी करती हूँ। अच्छा अलीज़ा, आपने बड़ा बताया कि अपना सफ़र, बड़ी प्यारी उर्दू नहीं बोल रही है, उर्दू भी बहुत अच्छी बोल रही है और मतलब स्टार्ट में इनसे बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी उर्दू है आपकी। जैसे आपने बात किया कि बहुत चैलेंजिंग सफ़र था, आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो शराकत दारी कायम की और बताया कि भाई ये चीज़ हो सकती है और की जा सकती है। ये बताएं कि आपने जो लंदन में क्लाइमेट एक्शन सोसाइटी कायम की है, इसका क्या मकसद था और आजकल की जो जनरेशन है हमारी, नौजवान तबका, उसको कैसे इस तरफ माइल किया जा सकता है? जी, क्लाइमेट एक्शन सोसाइटी कैस इस बुनियाद से, इस मकसद से कायम किया था कि जो नौजवान हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे उन्हें एहसास हो कि वो तब्दीली का हिस्सा बन सकते हैं। तब्दीली एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और उसमें शामिल होना एक मुश्किल काम है। हमारा जो बुनियादी मकसद था वो नौजवानों को उनके अंदर एक मौजूद जो बेपनाह सलाहियत है उसको इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मदद देनी थी। तो अक्सर नौजवानों के पास वो वसीले और नेटवर्क्स मौजूद नहीं होते जो उन्हें जो ना असर डालने के लिए ज़रूरी होते हैं। कैस ने इन रुकावटों को दूर करने की कोशिश की और इसीलिए बनाया गया था। तो मुझे इस इक़दाम की तहरीक दुनिया भर में बढ़ते हुए मौसमियती जो बर्डन है पाकिस्तान जैसे ममालिक पर, उनके गैर मुंतसिब असरात से मिली। तो उसी वक्त मैंने आलमी नौजवान की मौसमाती तहरीक को देखा जो ये साबित कर रही थी कि नौजवान क़यादत कर सकते हैं। तो मैंने महसूस किया कि अगर UCL जैसे जो आलमी यूनिवर्सिटी है वो इस इदारे को तालिबे इल्म मुस्तरक हो सकती है, तो ये लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, एक मजबूत पैगाम होगा। तो मैंने वर्कशॉप्स की इनाक़त की, इस्तेमाल की और मैंने तहकीक के मंसूब चलाने के ज़रिए कैस ने ये तालबा किया कि हम सिर्फ खुद मुख्तार बनाए बल्कि समाती ज़िम्मेदारी की सकाफ़त को भी फ़रोग़ दिया हमने। अच्छा अलीज़ा, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और माहौलियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली के ऊपर काम करना यकीनी तौर पे एक बड़ा चैलेंज है। ये एकदम से मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली क्यों देखी जा रही है और इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है और आप इसमें क्या इनपुट दे रही हैं?
जी, आई थिंक काफ़ी डिफरेंट रीज़न्स है। एक तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे प्लैनेट अर्थ का, कि कोई भी अगर गैसेस होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वो रिसाइकल होके वापस आ जाती हैं। बट एक्चुअली जो ना ओवर द जनरेशंस जो ह्यूमंस का रोल है, इंसानों का रोल है, इतनी इंडस्ट्री हमारी बढ़ गई है, तो पोल्यूशन बढ़ गई है, और जो गैसेस हैं और ये एक लेयर बन गई है जो हमारी ओजोन लेयर, नेचुरल लेयर को जो ना ब्लॉक कर रही है। तो जो हमारी जितनी पोल्यूशन है वो हम और से ब्रीद इन कर रहे हैं, हमारी सराउंडेड है। तो अनफॉर्चुनेटली ये मसाइल और पैदा कर रही है। पाकिस्तान का वैसे इतना बड़ा हाथ तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है बड़ी सी दुनिया में, और इंडस्ट्रीज की काफ़ी देर से डेवलप हुई। तो बल्कि जो अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस यही है कि जो बाकी मुल्क हैं उनकी जो इंडस्ट्रियल इफेक्ट ह्यूमन पोल्यूशन है, उसके असरात पाकिस्तान में बहुत फील होते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत फील होते हैं। तो जैसे कि आप स्मॉग देख लें, उसमें इसका हाथ है। जो फ्लड्स होते हैं, ड्राउट्स होते हैं, जो हमारा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ह्यूमन इफेक्ट्स हो रहा है। और बिल्कुल ये सिर्फ वाहिद रीज़न नहीं है, और भी काफ़ी रीजंस। आप इसके केमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं, आप जो वर्ल्ड की नेचुरल फिजिक्स है वो देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि मुझे खुद पढ़ना पड़ा, और मैं आज तक समझ रही हूँ। और उसमें साइंटिफिक रिसर्च होती रहती है, इनोवेशन होती रहती है। सही। अच्छा, हाउ टू, सॉरी, मेरा दूसरा जो सवाल था ना, हाउ टू प्रिवेंट दैट, गो ग्रीन हम किस तरह हो सकते हैं? सॉरी, फिर से बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि इसकी प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है, हम ग्रीन सोसाइटी या फिर वापस जो माहौलियात हैं, क्लाइमेट चेंज है, उसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं? जी, आई थिंक अब प्रेशर बहुत बढ़ गया है कि हम इस तमाम चीज़ों को रिवर्स कैसे करें। और इसको रिवर्स करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि डेकेड्स और डेकेड्स, 30-40 सालों की जो हमने गलतियां की हैं, उन्हें वापस हम किस तरह लें, तो वो बहुत मुश्किल काम है। बट जो अगर आप डे टू डे लाइफस्टाइल आप देखें, तो लोग रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग अभी भी पाकिस्तान में एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लॉन की सेल लगे या सर्दियों की सेल लगे कपड़ों की, तो जरूरी नहीं है कि आप नए कपड़े बनाएं। इसका मतलब ये है कि सुन रहे आपके हैं पास ना? जब खिलौने नए आए, तो आप नया खिलौना लेना जरूरी नहीं है। अगर आप खाना फेंक रहे हैं तो उसे सही तरह डिस्पोजल तरीके से आप करें। कूड़ा जलाना नहीं चाहिए, खासतौर पे प्लास्टिक। तो ये जो तमाम चीजें हैं डे टू डे लाइफस्टाइल, हम इन पे काम कर सकते हैं। और अगर पॉलिसी लेवल पे देखें, जो हमारी स्टेट लेवल है, हमारी गवर्नमेंट बहुत सी इनिशिएटिव्स लॉन्च तो करती है, बट उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो मुश्किल होती है। उसको मॉनिटर करना, उसके इफेक्ट्स करना कि क्या फ़ायदा हो रहा है, जो फंडिंग जा रही है तो वो कहाँ जा रही है, फंडिंग है भी कि नहीं, हम कौन सी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अलीसा, मसला ये है पाकिस्तान में कि अवेयरनेस का इशू बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। आप स्मोक की बात ले लें, जब सर्दियां आती हैं तभी इसके ऊपर इकदाम किए जाते हैं, उससे पहले कोई हमें अमली तौर पर काम नज़र नहीं आता। फिर एक सबसे बड़ा फैक्टर लोगों की अवेयरनेस, क्योंकि बहुत से ऐसे घराने हैं, वहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। आप क्या समझती हैं, इस हवाले से कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए या फिर कैंपेन्स होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान मौसमियाती बुरहान की सबसे ज़्यादा जो ना मुतसर बर्डन इलाके में है। पानी की कमी है, हमारे पास सतह समंदर, सी पोल्यूशन है, और ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत से इक़दाम ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आप देख लें, जो पॉलिसी पर अमल दरमाद पर तवज्जो देना होगा। पाकिस्तान ने जो माहौलियाती पॉलिसीज़ तैयार की तो हैं, लेकिन उन पर अमल करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं, जिसमें सरमायाकारी और सैलाब से मुतासिर कम्युनिटीज़ की हिफाजत को तरजीह देनी चाहिए हमें। दूसरा ये है कि कम्युनिटी की शामिलत इंतहाई ज़रूरी है। और मैं उन कम्युनिटी मेंबर्स की बात कर रही हूँ जो हमें रोड पे दिखते हैं, जो रहते हैं, रेजिडेंट्स हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो प्रोफेशनल पीपल हैं। तो जो मुकामी कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर औरतों, नौजवानों के लिए उन्हें इल्म देना, उन्हें रिसोर्सेज देना, उन्हें बख्तियार बनाना कि उन्हें बदलते माहौल के लिए वो किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें, जो हमारे फार्मर्स हैं, किसानों, उनकी मौसमाती मसाइल की वजह से उनकी क्रॉप्स किस तरह ख़राब हो रहे हैं।
تو انہیں یہ انفارمیشن دینا, انہیں سب ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتانا, تو وہ بہت فائدہ مند ہوگی. اچھا, یہ آپ کا جو کہنے کا مقصد یہ علیزہ کہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہے لیکن گورنمنٹ لیول پہ یا سوسائٹی کے لیول پہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے, کیونکہ فارمر نے اپنے آپ کو وہیں پہ ٹھیک کرنا ہے, اسی طرح سے جس نے فوڈ ضائع کرنی ہے اسی نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل. آئی تھنک بین الاقوامی جو تعاون کی اہمیت ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان کو بڑے پیمانے پر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو نفیذ کرنے کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور مہارت کی ضرورت ہے. تو نوجوانوں کی قیادت میں یہ عوامی آگاہی, پالیسی سازی اور ان تمام منصوبوں کو سسٹینیبلٹی کے طور پہ ہمیں ایک اہمیت دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ علیزہ, ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر کر رہی تھی, اور کلائمیٹ چینج یقینی طور پہ ہمارا بھی پرابلم ہے اور یہ اچھی بات تھی کہ ہر بندہ جب اپنے طور پر کام شروع کرے گا انڈیویجول سطح پر تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور معاملات بہتر ہوں گے. ہمارا کام ہو چکا ہے, ہم مارننگ شو کر چکے ہیں, اب آپ بھی اٹھیے, اپنا کام کیجئے, اور جو کام کے دوران ہمیں دیکھ رہے تھے وہ کام اب فوکس کر کے کیجئے, کیونکہ ہمارا مارننگ شو ختم ہونے لگا ہے. غزل کو اجازت دیجئے, مجھے دیجئے, اور پوری پروڈکشن ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجئے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.